जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की तैयारी चल रही है और आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी यानी जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसके हम 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन में इनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम अपने एग्जाम में उसी तरह से अपनी तैयारी को करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ, अरे घबराइए नहीं, हिंदी में मैं बता दूंगा, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता दूंगा आपको। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें ये कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, कब हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड? ये हुआ था 1939 से लेके चला था 1945 तक। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पूरे विश्व में उथल पुथल चल रही थी। उसी समय एक जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे डेवलप किया गया था और उस कंप्यूटर का क्या नाम है वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये कंप्यूटर हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो जनरल पर्पज के लिए बनाया गया था वो कौन सा था। पहला ऑप्शन दिया है एनियक, यूनिवैक, एडवैक और क्लोसस। तो जो आपका ऑप्शन है ए वो सही ऑप्शन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये आप देख लीजिए कितना बड़ा कंप्यूटर उस समय होता था। ये है इनियक कंप्यूटर है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। इसमें कोई इस तरह का कोई डिस्प्ले नहीं था, ये पूरा एकदम बहुत बड़ा बहुत जटिल सिस्टम था। अब तो धीरे धीरे अब तो लैपटॉप में आ गई, सारी चीज़ें बहुत छोटी हो गई, लेकिन ये शुरुआती दौर थे जब कंप्यूटर बनने शुरू हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। जो पहला बना था वो था इनियक, जिसका पूरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ई से मतलब हो गया एक मिनट, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पूरा मतलब है इसका। कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, हो सकता है कि अगली बार इसमें पूछ ले कि एनियक का फुल फॉर्म बताइए। तो एनियक का पूरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में IENIAC एनियक कहा जाता है। ये पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा बनाया गया था। चलिए हम आज के दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर से पढ़ते हैं कि व्हाट फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक्सटेंशन क्या होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाला जब याद करिए जो हम लोगों ने और प्रैक्टिस किए थे तो उसमें भी ये जो है फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे .pdf, .txt, .html, .dox, ये क्या होते हैं? ये फाइल एक्सटेंशन कहलाते हैं। फाइल एक्सटेंशन जैसे कोई भी फाइल होती है, मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है या कोई इमेज है, इमेज अगर आपने आज फ़ोटो खींचा होगा तो आप देख लीजिएगा, जो आपका जो इमेज कैमरा में आप जाके उसका देखोगे तो उस पर इमेज का नाम लिखा होगा। मान लीजिए कोई भी नाम हो जाएगा, इमेज 512 डॉट JPG क्या है? इमेज का फॉर्मेट है। PNG इमेज का फॉर्म एक्सटेंशन है। इसी प्रकार GIF ये भी किसका वो है? फाइल एक्सटेंशन है, इमेज का है। HTML यूज होता है वेब में, www में HTML यूज होता है। TXT का मतलब होता है टेक्स्ट। PDF आप लोग जानते ही हैं। डॉक्स जो है, जो यही है डॉक्स। MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड जो है आप लोगों ने काम किया होगा, MS वर्ड का काम है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड यूज किया जाता है। और जो अगर आपने कोई भी MS वर्ड पे कोई फाइल बनाई होगी तो आप अगर देखेंगे तो उसके लास्ट में जो है लगा होता है .doc या .docx लिखा होता है। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। और जब भी आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाएंगे तो उसके लास्ट में यही फाइल लगी होती है। इसी से आप पता कर लेते हैं कि ये किस तरह की फाइल है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इमेज हो गया, ये फाइल का नाम हो सकता है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन इमेज है। और ये डॉट के बाद जो पीरियड लगा हुआ है, डॉट के बाद जो चीज़ है इसी को फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह की फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, क्या है, वर्ड है, क्या चीज़ है। ये बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, फाइल नेम दिए गए हैं। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज an example of pointing device used for inputting data into a
कंप्यूटर है। यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस पूछा जा रहा है। पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है? अगर आप लोगों ने माउस को यूज किया होगा तो माउस से क्या होता है, जो कर्सर होती है वो जो है आप उसी से पॉइंट करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को इंगित करना है, कोई चीज़ दिखानी है तो क्या करते हैं, आप एक कर्सर घुमाते हैं, कर्सर में पॉइंट बना होता है। और ये पॉइंटर किससे घूमता है? ये आपके माउस से घूमता है। माउस आप जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे ही कंप्यूटर का कर्सर घूमता है। और माउस किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। जाहिर सी बात है, इनपुट है। इससे हम कोई इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में भेजते हैं। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो माउस है वो इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक पॉइंटर भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड यूज टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन अकाउंट्स बाय रिक्वायरिंग यूजर्स टू प्रोवाइड टू डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स। यहाँ पे बात ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस फैक्टर, उस सिक्योरिटी का क्या नाम है जब हमें दो लेयर की जिसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्या ये कैप्चा है? क्या ये एन्क्रिप्शन है? क्या इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA कहते हैं या फायरवॉल कहते हैं? हाँ जी हाँ। जब भी अब आपको कोई अकाउंट बनाते हैं, ये तो फेसबुक पे भी दिया है, फेसबुक पे भी है, गूगल पे भी है, यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया गया है। टू फैक्टर का मतलब है कि आपको अपना पेज खोलने के लिए, अपना ईमेल खोजने के लिए पहले तो आप पासवर्ड डालेंगे ही डालेंगे, उसके बाद आपको एक और सिक्योरिटी मिलेगी, वो है आपको OTP मिल सकता है, आपको कोई ईमेल मिल सकता है। जब आप उस OTP को डालेंगे तब आप जाके एंट्री अपने अकाउंट में कर पाएंगे। इससे क्या है, पहला चीज़, अगर किसी को आपका पासवर्ड भी पता होगा तो भी वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि OTP तो जिस नंबर पे आप उसमें डाले होंगे, जो आपका पर्सनल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, और जब तक OTP डालेंगे नहीं जब तक आपको एंट्री मिलेगी नहीं। इस तरह से अगर दो लेयर की सुरक्षा व्यवस्था अगर आपके अकाउंट के साथ है तो उसको कहा जाता है, टू का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपकी जो है प्राधिकृत हैं कि नहीं है, एक्सेस करने के लिए आप इनेबल हैं कि नहीं है। कैप्चा का मतलब कैसा होता है? जब भी हम लोग फॉर्म भरे होंगे, अगर कोई भी चीज़ होती है, कैप्चा इस तरह का होता है। एक कैप्चा दिया जाता है, कैप्चा के लिए उसमें हम उसको लिखते हैं, उसके बाद ही हम एंट्री कर पाते हैं। कैप्चा को होते हैं कुछ वर्ड होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, जिनको क्या होता है कि ये रोबोट से बचने के लिए किए जाते हैं। रोबोट्स बना दिए गए हैं, बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स क्या होते हैं, ये नंबर जो सीधा नंबर होगा, इस तरह के जो नंबर लिखे हैं पासवर्ड वेरीफाई, ये तो इसको रीड कर लेते हैं, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा कठिन लिखा जाता है जिसको रोबोट पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि कंप्यूटर कोई रोबोट चला रहा है कि कोई आदमी चला रहा है, कोई व्यक्ति चला रहा है। दूसरा एन्क्रिप्शन क्या होता है? एन्क्रिप्शन का क्या मतलब है? आप लोग अगर व्हाट्सअप चलाते हैं तो उसमें एन्क्रिप्शन आता है कि भाई ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, आपकी कोई कॉल को, आपकी कोई मैसेज को कोई तीसरा आदमी नहीं पढ़ सकता है। उसमें ना व्हाट्सअप खुद नहीं पढ़ सकता। अगर हमने मैसेज आपको किया है व्हाट्सअप पे तो हमारा मैसेज सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, व्हाट्सअप के पास या कोई और तीसरा आदमी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो चीज़ हम मैसेज करते हैं वो पहले एनक्रिप्ट हो जाती है, वो काका काका अंगा किसी चीज़ में, किसी नंबर में वो चेंज कर दी जाती है और उस पर एक की दे दी जाती है। उसके बाद जो रिसीवर होगा जिसके पास ये की होगी वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और जो मैसेज था उसको पढ़ सकेगा। मान लीजिए आप जनरल SMS करते हैं तो जनरल SMS एनक्रिप्शन नहीं होता है, इसमें कंपनी आपके मैसेज को पढ़ सकती है। जो सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए जियो के नंबर से आपने जो है किसी और को जो है मैसेज किया, तो ये मैसेज एनक्रिप्शन नहीं है, एनक्रिप्ट नहीं होते हैं। इसको क्या करता है जियो, जो है जो जहाँ पे इसका सर्वर हो वहाँ से उसको कोई पढ़ सकता है बीच में, और कोई तीसरा आदमी भी पढ़ सकता है। लेकिन एनक्रिप्शन में ऐसा नहीं है, जिसके पास की होगा, जिसके पास पासवर्ड होगा, वही जो है उस एनक्रिप्टेड फाइल को आगे खोल सकता है, उसको पढ़ सकता है। टू फैक्टर हमने जान लिया है कि पहला पासवर्ड भी डालोगे, उसके बाद OTP भी आएगी, मतलब दो लेयर की सुरक्षा होती है, तो उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। और फायरवॉल क्या होती है? हर कंप्यूटर में फायरवॉल लगे होते हैं, हर लैपटॉप में जो है फायरवॉल लगा हुआ। फायरवॉल का काम है कि इंटरनेट से, जैसे ही आप इंटरनेट यूज करोगे, इंटरनेट में क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग आपके जो है कंप्यूटर से जुड़ना चाहेंगे। आप तो खुद जुड़ ही रहे हैं, आप तो अलग अलग लोगों से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट जो है पूरे दुनिया में फैला है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट के अंदर जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपका जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, फायरवॉल क्या करता है कि जो अनऑथोराइज हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो बैड एलिमेंट हैं, जो हैकर्स हैं, फायरवॉल उनकी एंट्री आपके कंप्यूटर तक नहीं देता, वो रोक देता है। वो सिर्फ उसी की एंट्री देगा जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप अलाउ कर रहे हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर क्या होते हैं? किसी भी वेब पेज को या इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट हैं उसको खोलने के लिए हम किसी वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। जैसे हम क्रोम यूज करेंगे,
हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करेंगे, हम मोजिला यूज करेंगे, बहुत सारे इस तरह के जितने भी वेब ब्राउज़र हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रिफ्रेश और रीलोड करंट वेब पेज। ये पूछ रहा है कि अगर हमारा जो हमने मान लीजिए किसी वेब ब्राउज़र पे हमने जो है कोई वेबसाइट खोल लिया, हम गूगल खोल लिया या फिर विकीपीडिया खोल लिया, विकीपीडिया पे हमने कोई जो है चीज़ खोली हुई है, अगर हम उसे रिफ्रेश करना चाहते हैं या रीलोड करना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। शॉर्टकट की सिलेबस में दिया है और एक ना एक क्वेश्चन शॉर्ट की से ज़रूर पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट की से ज़रूर आएगा। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, Ctrl+R, Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+X। अगर मान लीजिए हम Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C यूज करते हैं। Ctrl+P का मतलब है प्रिंट करने के लिए, किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम क्या डालते हैं, Ctrl+P डालते हैं। पेस्ट करने के लिए B यूज होता है। Ctrl+X जो है किसी चीज़ को कट करने के लिए यूज होता है, तो बचता क्या भाई, Ctrl+R बचता है। Ctrl+R जो है इसका यूज किया जाता है किसी चीज़ को, मतलब वेब ब्राउज़र, अधिकांश वेब ब्राउज़र पे, सब पे तो नहीं चलता लेकिन अधिकांश वेब ब्राउज़र पे किसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए या रिलोड करने के लिए आप Ctrl+R दबाइएगा। कभी क्रोम खोलिएगा, अगर आप लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, क्रोम खोलिएगा और क्रोम पे देखिएगा Ctrl+R दबाएगा कि रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, रिलोड हो रहा है कि नहीं, ज़रूर होगा। छठा क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप of computer virus is designed to hide itself by altering its code, making it difficult to detect by antivirus program। ये पूछ रहा है कि एक ऐसे कंप्यूटर वायरस को नाम बताइए जो खुद का कोड अपने आप चेंज कर लेता है, अपनी कोडिंग चेंज कर लेता है, जिससे कि क्या होता है कि एंटीवायरस जो आपके जो है कंप्यूटर में पड़े होते हैं उसको पहचान नहीं पाते हैं। इस तरह के कौन से वायरस होते हैं, उन वायरस को, उन कंप्यूटर वायरस को क्या कहते हैं। मान लीजिए आपका एंटीवायरस, आपने जो है कोई खील डाल दिया, आपने कोई खील पड़ा हुआ है आपके उसमें, कोई खील क्या है, एक एंटीवायरस है। अबीरा हो गया, मोजिला हो गया, अबीरा हो गया या फिर नॉर्टन हो गया, ये सब एंटीवायरस हैं। एंटीवायरस का काम है कि कोई वायरस है आपके कंप्यूटर में, उसको स्कैन करेंगे और फिर उसको रिमूव या डिलीट कर देते हैं। ये जो कंप्यूटर वायरस है जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर जो आपके कंप्यूटर में जो एंटीवायरस पड़ा है उसको पहचान भी जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना जो है कोड चेंज कर लेगा, जिससे कि क्या होगा कि जो आपका एंटीवायरस होगा वो उसको पहचान नहीं पाएगा। वर्म क्या, अब यहाँ पे दिया वर्म, ट्रोजन, पॉलीमॉर्फिक या फिर स्पाईवेयर। तो वर्म क्या होते हैं, वर्म भी जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, मैलिशियस प्रोग्राम है या एक तरह के वायरस हैं। इनका मतलब क्या, वर्म का मतलब है कीड़ा, मतलब खतरनाक कीड़ा, मतलब जिसमें है, मान लीजिए 2 कंप्यूटर में जो है वर्म पड़ा हुआ है, उसमें इन्फेक्ट किया है, जैसे ही तीसरा उससे जुड़ेगा वो वाला वर्म उसमें भी पहुंच जाएगा। ट्रोजन का क्या मतलब होता है, ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स वायरस, ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं या ट्रोजन वायरस जो होते हैं ये दिखते हैं सही जैसे, मान लिया एक सॉफ्टवेयर बना दिए किसी चीज़ का, इमेज एडिटिंग का, दिखते सही हैं लेकिन इसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ ये अपना एक कोड डाल देते हैं, एक वायरस डाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है और आपका सारा डेटा, सारी जानकारी ये इसी से चुरा लेते हैं, आपके पूरे कंप्यूटर में ये एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से इनको ट्रोजन कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिक, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिक का मतलब होता है फेस या चेहरा। यही पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का कंप्यूटर वायरस डिजाइन है जो खुद को छुपा लेता है, बाई कैसे, अपने कोड को चेंज करके, जिससे कि क्या होता है कि जो एंटीवायरस होते हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। और पॉलीमॉर्फिक वायरस को डिटेक्ट करने में भी एंटीवायरस के पसीने छूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि एंटीवायरस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी वायरस होते हैं वो तो अपनी प्रतिलिपि बना लेते हैं, वो ढेर सारी कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने में जो है ऐसी कोडिंग उनकी होती है कि जैसे उसको टच करोगे वो कॉपी का कॉपी बनाता चला जाएगा, बहुत सारी कॉपी बनाएगा। आपने एक कॉपी को पहचान लिया, आपका एंटीवायरस स्कैन किया और इसको ये पहचान गया, इसने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे ही इसको पहचानेगा, इसको पता चल जाएगा कि एंटीवायरस ने मुझे पहचान लिया, ये तुरंत अपना रूप चेंज कर लेगा, अपनी कोडिंग चेंज कर लेगा और दूसरी कॉपी बना लेगा। फिर एंटीवायरस को फिर से उसको स्कैन करना पड़ेगा और फिर खोजना पड़ेगा और फिर जैसे खोजेगा, जैसे वो तीसरा रूप बना लेगा, चौथा रूप बना लेगा, पांचवा रूप बना लेगा, एंटीवायरस इसी में उलझ जाएगा और वो खोजते खोजते परेशान हो जाएगा।
इस तरह के जितने वायरस होते हैं उसको पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर वायरस कहते हैं। स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, जासूसी करना। स्पाईवेयर भी जो होते हैं एक ऐसी इस तरह के कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना मर्जी के आपके जो है बिना आपकी अनुमति के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, आपके इंटरनेट में कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी जासूसी करना शुरू कर देते हैं। आप क्या कर रहे हैं कंप्यूटर पे, क्या टाइप कर रहे हैं, क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं, आपके कंप्यूटर में क्या कुछ पड़ा हुआ है, दूर बैठा हुआ हैकर आपके सारे कंप्यूटर पे आपके सारे काम की निगरानी करता है। इसी को कहते हैं स्पाईवेयर। और चलिए अब 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी भारत का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फॉरेन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन एंड एम टू प्रमोट डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया अभियान को जो है प्रमोट करने के लिए भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो एक अल्टरनेटिव है, जो कि एक जो विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदेशी कौन से हैं भाई? विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है जो सब चल रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई ओ एस जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे विदेशी हैं, सब अमेरिका के हैं। विंडो अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट का, एंड्रॉयड गूगल का है, आई ओ एस एप्पल अमेरिका का है। तो इसी के डिजिटल इंडिया के प्रमोशन के लिए इंडिया ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। अब हमारे कुछ समय में आने वाले समय में क्या होगा कि हो सकता है कि जितने भी फ़ोन आएंगे उसमें जो है भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा जिसका नाम है भार ओएस जिसे कहते हैं, या इसे संक्षेप में भारत ओएस के नाम से जाना जाता है। भारत ओएस को डेवलप किया है बॉस ने, BOSS, यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम और यस से सॉल्यूशन। तो बॉस जो है एक कंपनी है जिसका पूरा नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसने भारत ओएस या भार ओएस के नाम से अपना देसी या भारत का अपना पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जो डिजिटल इंडिया भारत का जो भारत सरकार का अभियान है उसको प्रमोट करने के लिए, एक अल्टरनेटिव देने के लिए। हमारी निर्भरता अभी तक हम विदेशी एंड्रॉयड या फिर विंडो इसको हम अपने यहाँ मोबाइल भी बना लें, अपने यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप भी बना लें, लेकिन हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। अब भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस आ चुका है। तो अब हमें जो है क्या कि हमें अमेरिका से ज़रूरत नहीं है कि हम विंडो खरीदें, एंड्रॉयड खरीदें, हम अपने पास खुद का है तो हम अपना भी यूज कर सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम डेवलप बाई इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब इसका हिंदी मतलब ये है कि जो जीपीएस है, जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस अमेरिका का है। ये सभी मोबाइल में क्या काम करता है? लोकेशन, किसी की लोकेशन पता करनी है, लोकेशन के लिए, या कहीं आपको जाना है, रास्ता पता करना है, यानी नेविगेशन, इसके लिए जो है जीपीएस यूज होता है नेविगेशन के लिए। लेकिन इंडिया ने अपना खुद का अब जीपीएस जैसा ही एक सिस्टम बना लिया है। अब भारत को जो है किसी और के जो है जीपीएस अमेरिका का है। हमें जब भी जीपीएस, अगर हमें अपने मोबाइल फ़ोन में हम जीपीएस लगाना है तो हम अमेरिका से संपर्क करते हैं, वहाँ से जीपीएस का भुगतान करते हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद हमें जीपीएस मिलता है, तब हम जाके कहीं किसी चीज़ की लोकेशन जान पाते हैं। अब क्या है कि इसरो ने जैसा कि इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने चंद्रयान-3 अभी हाल ही में भेजा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम यानी नेविगेशन सिस्टम बना दिया है जो कि रीजनल है, भारत का अपना खुद का है, जिसका नाम है नाविक। तो नेमिंग इसरो है, ये नहीं है। नाव सरल, ये भी नहीं हो। जो सही आंसर है IRNSS नाविक, भारत नैब भी नहीं है। तो सही ऑप्शन ये है जो IRNSS नाविक जो है ये भारत का अपना पोजीशनिंग यानी ग्लोबल जीपीएस जैसा एक सिस्टम है जिससे हम जो है लोकेशन पता करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। IRNSS का मतलब है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS क्या है कि ढेर सारे जो है, कई सारे जो है पूरे जो भारत के ऊपर जो है स्पेस है वहाँ पे कई सारे सैटेलाइट लगाए गए हैं। उन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से ही हम किसी भी मोबाइल की किसी भी जिसमें भी इस तरह का नाविक जो है लगा होगा उसकी लोकेशन हम पता कर लेंगे। और नाविक का पूरा नाम है कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन।
नाभिक का फुल फॉर्म है नाभिक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये नाभिक का फुल फॉर्म है। और नाभिक अभी एप्पल ने क्या आईफोन 15 लॉन्च किया है, 15 प्रो लॉन्च किया है और इसमें घोषणा की है इसमें नाभिक पड़ा होगा। अब नाभिक जो है आईफोन 15 में पड़ा है, अब नाभिक से यूज होगा जो आईफोन 15 है इसमें नाभिक पड़ा है। अगर लोकेशन पता करनी होगी तो नाभिक से पता चल जाएगा। तो अब आने वाले समय में हर मोबाइल फ़ोन में आप नाभिक देखेंगे, जिससे जो है किसी लोकेशन को पोजीशन को पता करने में मदद मिलेगी। 9वां क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द एब्रीविएशन URL स्टैंड फॉर द कंटेस्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे दुनिया में ये पूछ रहा है कि URL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था वहाँ पे भी URL पूछा गया था। URL का नाम जैसा कि हम लोगों ने जान लिया है, U मतलब यूनिवर्सल, R मतलब रिसोर्स और L फॉर लोकेटर होता है। URL का पूरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मतलब सर्वत्र है जो हर जगह है। रिसोर्स मतलब जो कोई भी चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है। लोकेटर मतलब बताने वाला, एड्रेस बताने वाला। तो URL जो है इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी वेब पेज हैं उनका यूनिक एड्रेस है। वही यूनिक एड्रेस ही, उस एड्रेस से ही किसी URL तक हम पहुंच सकते हैं। URL में जो ये देख लिए यहाँ पे URL के पार्ट भी दिए गए हैं। जो ये HTTPS ये क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसका पूरा नाम है H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफ़र, P फॉर प्रोटोकॉल और S का मतलब है सिक्योर। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। B फॉर ब्लॉग, ये ब्लॉग लिखा हुआ /ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब ये है सब डोमेन और .com जो है इसको डोमेन कहा जाता है। आगे जो लगी हुई है ये एड्रेस है, ये कुछ भी हो सकता है। तो URL क्या होता है कि किसी वेबसाइट या वेब पेज का जो यूनिक एड्रेस होता है उसको URL कहते हैं। और URL का पूरा नाम है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और जिसके पास भी URL होगा यानी वो एड्रेस होगा, वो उस वेबसाइट को कहीं से भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ, तो चाहे अमेरिका में आप बैठे हो चाहे इंडिया में बैठे हो, आप जो है कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो। अगर आपको जो है यूट्यूब खोलना है तो आपके पास अगर यूट्यूब का URL है www.youtube.com, तो आप चाहे यहाँ बैठे हो, इंडिया में बैठे हो या US में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आप जैसे उसको सर्च बार में टाइप करोगे, अपने वेब ब्राउज़र को खोलोगे और ये पूरा एड्रेस डालोगे, आप तुरंत जो है यूट्यूब के होम पेज पे पहुँच जाओगे। चलिए 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का कि हाउ मेनी बाइट्स, किलो बाइट्स यानी KB आर इक्विवेलेंट टू दी मेगाबाइट। ये पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट में, 1 MB में कितने KB होते हैं या किलोबाइट होते हैं। MB बड़ा यूनिट है, क्या है, मेमोरी नापती भाई। KB होती है, MB होती है, GB होती है। अब तो सब GB में चल रहा भाई, MB का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। रैम भी 8 GB के आते हैं, मेमोरी पता नहीं कितनी कितनी बढ़ गई है। कुछ दिन में जो है GB का टेराबाइट में जो है मेमोरी आएगी मोबाइल की। तो 1 MB में क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो दिया है 1000 KB, वो राइट आंसर है। लेकिन सही आंसर है कि हर 1 MB में जो है 1024 किलोबाइट होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन लमसम जो ऑप्शन हम देखेंगे कि 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो होता है 1 मेगाबाइट में 1024 KB होता है। ठीक है, तो मेमोरी की जो यूनिट होती है, हमने भी कहा था कि बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट में 1024 KB होती है। 1 GB में जो है 1024 MB होता है और 1 TB में 1024 GB होता है। GT होगा, PB GB हो गया। और एक पेटाबाइट में जो है 1024 TB होगा। इस प्रकार जो है पता है, इस सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे हॉस्टल वार्डन की तैयारी आप लोगों की बढ़िया से चल रही होगी। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो है अपना जो सिलेक्शन का जो लक्ष्य है उसे जरूर